तो आज तारीख है 13 दिसंबर और आज हम 12 और 13 तारीख दोनों दिनों के जितने भी इंडिया के लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं, चाहे द हिंदू हुआ, इंडियन एक्सप्रेस है, दैनिक भास्कर है, पीआई भी है, जितनी भी लीडिंग न्यूज़ है वो सब हम लोग कवर करेंगे। तो अगर संडे के द हिंदू की बात करें तो उसके फ्रंट पेज पे एक तो हम देखते हैं कि यूएस ने एक बांग्लादेश की ऑर्गेनाइजेशन बैन कर दी है, उसको लेकर न्यूज़ आई है। इसको हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे आगे। एक जो 380 दिन जो फार्मर प्रोटेस्ट खत्म हो गया है तो वो उसकी न्यूज़ थी। एक दिल्ली में सेकेंड ओमिक्रॉन वायरस मिल गया है, उसकी न्यूज़ है। अफगानिस्तान में इंडिया ने मेडिकल हेल्प भेजी है, उसकी न्यूज़ है। इसके बारे में भी डिटेल में बात करनी है आगे हमें। और जो एक जो मैडोना की घड़ी और जो सामान वगैरह चोरी हो गए थे दुबई से, वो सब इंडिया में पाए गए हैं, तो उसको भी लेके एक न्यूज़ आई है। तो बेसिकली यहाँ फ्रंट पेज पे बात करें तो दो ही न्यूज़ सही है, एक तो बांग्लादेश वाली, एक अफगानिस्तान वाली। तो अफगानिस्तान की न्यूज़ की बात करें तो हम जानते हैं, देखो इंडिया अफगानिस्तान में देवी शक्ति मिशन चला रहा है, हम लोग देखते हैं वहाँ से हम लोगों को निकाल रहे हैं। उससे पहले जब अफगानिस्तान में डेमोक्रेटिक सरकार थी तो हम लोगों ने वहाँ पे डेवलपमेंट वगैरह भी किए थे। अभी जो हम लोग भेज रहे हैं ना मेडिकल हेल्प, वो एक तरीके से काइंड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है हम लोगों की तरफ से। देखो होता क्या है, मानो आज हम वहाँ पे लोगों को मेडिकल हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उनके देश के तो कुछ नहीं कर रहे। सीधी सी बात है, तालिबान है, वो तो अपनी ही फायदा देख रहा है, लोगों के बारे में सोच ही नहीं रहा। और अभी हम लोग उनको अगर फ़ायदा या हम लोग उनको हेल्प नहीं पहुंचाते हैं तो प्रॉब्लम ये है कि डिजीज़ आउटब्रेक हो सकता है और या वो डिजीज़ का एपिसेंटर बन सकता है अफगानिस्तान, जिस वजह से आसपास के देशों को भी प्रॉब्लम आएगी। तो इन्हीं के चलते इंडिया हेल्प कर रहा है। और देखो इंडिया भी डायरेक्ट हेल्प नहीं कर रहा, इंडिया पहले डब्ल्यू भेज रहा है। डब्ल्यू के जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं वो लोगों को फ़ायदा पहुँचाएंगे। लेकिन इसको लेके भी तालिबान ने इंडिया को धन्यवाद भी दिया है कल। और अब भारत क्यों कर रहा है, देखो भारत हम जानते हैं लार्जेस्ट प्रोवाइडर है जेनरिक ड्रग्स का पूरे दुनिया में। 50% ग्लोबल जो जेनरिक ड्रग्स हैं वो इंडिया से आते हैं। अगर यूएस की बात करें तो 40% यूएस के जेनरिक ड्रग्स इंडिया से ही जाते हैं और यूके के तकरीबन 25%। और अगर ओवरऑल ड्रग्स की बात करें तो ड्रग्स के वॉल्यूम में हम लोग थर्ड हैं ओवरऑल दुनिया में। और काइंड ऑफ वैल्यू की बात करें तो वैल्यू में हम लोग 13th नंबर पर ग्लोबली। और हम जानते हैं कि बहुत से ऐसे ड्रग्स हैं जो इंडिया में ही बनते हैं, जैसे हम जानते हैं फिक्स डोज कॉम्बिनेशन एफडीसी जो ड्रग्स होते हैं वो इंडिया में ही बनते हैं। और लेकिन पता है इंडिया के फार्मास्यूटिकल मार्केट में इतनी प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि जितने भी ड्रग्स वगैरह हम लोग बनाते हैं उनका 70 to 80% रॉ मटेरियल्स केवल और केवल हम चाइना से करते हैं। जितना भी एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट है, चाहे हम लोग बेसिक पैरासीटामोल की बात क्यों ना कर लें, वो उसका भी 70 to 80% रॉ मटेरियल हम लोग चाइना से मंगवाते हैं। इसलिए फार्मास्यूटिकल में हम लोग ग्लोबली इतने बड़े होने के बाद भी अभी तक इंडिपेंडेंट नहीं है। और एक न्यूज़ आई है बांग्लादेश को लेके कि यूएस ने अभी क्या हुआ ना, बांग्लादेश की एक बटालियन है, इसका नाम है रैपिड एक्शन बटालियन। तो उसने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं जो अनह्यूमैनिटेरियन है या ह्यूमन राइट्स को वायलेट करती हैं। तो उनके चलते यूएस ने जो रैपिड एक्शन जो बटालियन है बांग्लादेश की, उसको बैन लगा दिया है। और जैसे ये बैन लगाएगा तो वो उनके आर्मी का एक कोर है बांग्लादेश की, अगर बोला जाए तो, कि आर्मी का ही एक भाग है उनकी। तो बांग्लादेश पे तो सीधे एक तरीके से धक्का पहुंचता है। तो बांग्लादेश ने कहा है कि इसको लेकर यूएस से बात करेंगे और ये बैन सैंक्शन हटवाए जाएंगे। अब देखते हैं क्या होता है। एक पेज नंबर 8 पे न्यूज़ आई है, वो आई है लेबर इनकम को लेके। कि हम लोग ये देखते हैं ना हमेशा कि पुरुष कितने काम कर रहे हैं, महिलाएं लेबर के रूप में कितने काम कर रही हैं, लेकिन लेबर इनकम की देखें तो 82% लेबर इनकम जितनी भी कमाई जाती है, चाहे वो महिलाओं के द्वारा ही क्यों ना कमाई जाए, वो सब की सब पुरुषों पे जाती है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं केवल 18% लेबर इनकम इंडिया में महिलाओं के पास रहती है, जो कि चाइना में तकरीबन 33% है और श्रीलंका और नेपाल में 23% है। मतलब वहाँ पे भी महिलाओं की हालत हम लोगों से ज़्यादा अच्छी है। तो होता क्या ना, जैसे तुम चाइना वगैरह में जाओ या थाईलैंड में जाओ, इन जगह तुम देखोगे ज़्यादातर जो शॉप वाले काम होते हैं वो महिलाएं करती हैं। ज़्यादातर जो बाहर निकल के चीज़ें लाना है, सामान लाना है, रोड का काम है, घूमने का काम है, कहीं जाने का काम है, वो सब पुरुष करते हैं। ज़्यादातर जो दुकानों का काम है वो महिलाएं करती हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा कल्चर नहीं है कंपैरेटिवली, अगर हम श्रीलंका, नेपाल और भूटान वगैरह इन सब से कंपेयर करते हैं तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ आई है जो आई है पिनाका मिसाइल को लेके। पिनाका हम जानते हैं एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर मिसाइल सिस्टम है जो डीआरडीओ को द्वारा बनाया गया है। मतलब एक साथ में ऐसे 24-25 जो मिसाइल्स हैं एक साथ में लॉन्च कर सकता है, अलग अलग जगह लॉन्च कर सकता है, एक साथ में अलग अलग मारक क्षमता से लॉन्च कर सकता है।
उसकी रेंज बढ़ाकर परीक्षण किया गया, जो भी सफल रहा है। तो MK2 रॉकेट है, उसको द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, और पहले इसकी रेंज 40 किलोमीटर थी, जो अभी बढ़ा के 70 किलोमीटर कर दी गई है। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है G7 के बारे में, कि G7 ने, अभी हम देखते हैं लिवरपूल में उनकी एक मीट चल रही थी, तो G7 ने वहाँ पे एक मेमोरेंडम साइन किया है जिसमें कहा गया है कि अगर रशिया यूक्रेन पर अटैक करता है तो यूक्रेन के साथ में मिलकर रशिया के अगेंस्ट में सारे के सारे G7 देश खड़े होंगे। G7 मतलब US, UK, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, इटली और जो EU है और जापान है, सिंपल सी बात है। और G7 के अगर समिट्स की बात करें तो 2021 की समिट हम लोग देखते हैं यूके में अभी हुई थी, 22 वाली जर्मनी में होगी, 23 वाली जो है वो जापान में होगी, और 24 की इटली में होने वाली है। और 20 की समिट जो थी वो कैंसिल हो गई थी कोरोना की वजह से, वो डिजिटल समिट हो गई थी। और अगर इंडियन एक्सप्रेस की बात करें तो संडे के इंडियन एक्सप्रेस में एक न्यूज़ आई है इंडियन ओरिजिन एक प्रोफेसर को लेके, नीली नाम है जिनका। तो पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी है जो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में मानी जाती है अगर हम लोग दुनिया की बात करें, तो US की यूनिवर्सिटी है। तो उसकी प्रेसिडेंट के रूप में नीली को चुन लिया गया है, जो इंडिया के विशाखापट्टनम में पैदा हुई थी, बाद में वो हायर स्टडीज़ के लिए अमेरिका में चली गई थी और वहाँ पे आज पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी की हेड बन गई हैं। तो दैट्स ऑल। अब इसको चेक एक बहुत वो नहीं चलता है मीम टाइप का कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा USA, तो वो भी एक चीज़ बहुत ज़्यादा चलने आ रही है। देखो अभी कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें ये लिखा हुआ था कि इंडिया में पिछले 5 सालों में तकरीबन 20 लाख के तकरीबन ऐसे लोग हैं जिन्होंने इंडिया को छोड़ दिया, इंडिया से बाहर चले गए हैं। कई जगह 16 लाख आया, कई जगह 20 लाख आया, अलग अलग रिपोर्टें आई हैं। देखो ये वो लोग हैं, इंडिया से ज़्यादातर जो लोग जा रहे हैं ये ग्रेट माइंड्स हैं, जो इंडिया, हमें कोशिश करनी चाहिए इन्हें रोकने की, जो कि इंडियन सरकार इधर पे तो गौर नहीं कर रही है, दूसरी तरफ CA और चीज़ों को देखते हुए लोगों को नागरिकता दे और रही है, दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हमारे यहाँ के ग्रेट माइंड्स हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए हम अपने यहाँ ऐसी हायर एजुकेशन और इन सब चीज़ों को डेवलप करें कि हमारे लोगों को बाहर ना जाना पड़े, ऊपर से जो ग्रेट माइंड्स बाहर रहते हैं वो हमारे यहाँ आए और यहीं बस जाए और यहाँ के लिए काम करें। तो दैट्स ऑल। एक अगर आज के द हिंदू के फ्रंट पेज की बात करें तो जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में रिफॉर्म लाने की बात हो रही है उसको लेके न्यूज़ आई है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, इसको लेके एक न्यूज़ आई है। और मोदी जी का कल ट्विटर हैक हो गया था, बाय द वे उसको भी लेके न्यूज़ आई कि रात में हैक हो गया था, 5 मिनट के लिए 10-15 मिनट के लिए हैक हुआ था, 2 बार हैक हुआ है, जिसमें एक ट्वीट भी डाल दिया गया था बिटकॉइंस वगैरह को लेके। और एक न्यूज़ आई है जो जयपुर में रैली करवाई गई है, अभी हम देखते हैं कांग्रेस के द्वारा एक महंगाई हटाओ रैली करवाई है उसको लेकर। तो बेसिकली 2 ही चीजें हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जिनके बारे में फ्रंट पेज से हमें बात करनी है। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में अभी हाल ही में सरकार ने रिफॉर्म्स लाने की बात की है, और आजकल तो सरकार रिफॉर्म लाने की बात करती है तो लोगों को डर लग जाता है कि कहीं हमारी देश की इकोनॉमी डाउन ना हो जाए। तो बेसिकली देखो जो कोऑपरेटिव बैंक्स होती हैं वो अपना पैसा कई बार ऐसी जगह लगा देती हैं जहां से वो कोऑपरेटिव बैंक डूब जाती हैं। हम लोग PMC को देखते हैं, पंजाब में जो थी वो महाराष्ट्र में जो बैंक थी बेसिकली, तो PMC बैंक में भी यही हुआ था। उसने अपने 73% जितना भी स्टेक होल्डर का पैसा था वो HDIL कंपनी को दे दिया था, और बाद में क्या हुआ, वो कंपनी डूब गई थी और फिर उस चक्कर में कई हजार लोगों का पैसा उसमें फंस गया था। अगर हम लोग बात करें ना, पिछले 10 साल में 1 लाख से ज्यादा ऐसे होल्डर्स हैं, बैंक अकाउंट होल्डर्स, जिनका पैसा कोऑपरेटिव बैंक की गलती की वजह से उनका पैसा फंस गया है। तो ऐसा ना हो इसके लिए कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, जो जल्दी ही केंद्र सरकार लेके आने वाली है। और देखो एक चीज और है, जो हम इंसॉल्टेड बैंक्स की बात करते हैं कि बैंक्स कई बार जब डूबती है ना, देखो होता क्या है कि बैंक अगर डूबी तो डूबने के बाद क्या होता है, बैंक अपना भरपाई लोगों के ही पैसे से करती है। इंसॉल्वेंसी की बात करें, इंसॉल्वेंसी जो हम लोग है एक्ट उसके द्वारा, कि तुम्हारे चाहे 1 करोड़ जमा क्यों ना हो, तुम्हें जो मिलेंगे वो केवल 5 लाख ही मिलेंगे, और वो भी 2020 के बाद 5 लाख हुए, पहले तो केवल 1 लाख रुपए ही मिलते थे। तो कोई मैटर नहीं करता तुम्हारे कितने भी पैसे बैंक में जमा हो, किसी भी बैंक में, तुम्हें जब भी बैंक डूबती है तो 5 लाख से ऊपर पैसे नहीं मिलने वाले हैं। तो ये भी बहुत सारी प्रॉब्लम है जिस वजह से लोग डरते हैं कई बार बैंकों में पैसा रखने से। तो ये डर ना हो, क्योंकि लोग जब जमा करेंगे तब उन्हीं से हम लोग इकोनॉमिक साइकिल को और ज़्यादा फायदा पहुंचाते हैं। और कोऑपरेटिव बैंक्स तो वैसे भी नो लॉस नो प्रॉफिट पे काम करती हैं, क्योंकि सारे लोग मिलके एक बैंक को बनाते हैं और प्रॉफिट को आपस में बांट लेते हैं।
तो दैट्स ऑल, इसके लिए भी रिफॉर्म लाए जा रहे हैं। और अगर कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करें तो जो स्टेट कॉर्पोरेशन सोसाइटी एक्ट है उसके द्वारा इसको रजिस्टर स्थापित किया जाता है, और बैंकिंग सॉल्यूशन एक्ट 1949 और बैंकिंग लॉस कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1955 के द्वारा आरबीआई इसको गवर्न करती है, और अमेंडमेंट भी इन्हीं दोनों एक्ट में लाए जाएंगे। एक नेक्स्ट न्यूज है जो आई है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर, कि एक 800 करोड़ का प्रोजेक्ट था ये, जो ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। अब मोदी जी उसको इनॉग्रेट करने वाले हैं, और 400 मीटर का कॉरिडोर है, बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं है, लेकिन 800 करोड़ रुपए लगे हैं इसमें। तो एक कॉरिडोर बनाया गया है जो काशी विश्वनाथ टेम्पल से सीधे गंगा जी के घाट तक जाता है। वहाँ पे जितनी भी दुकानें घर थे वो सब वहाँ से शिफ्ट कर दिए हैं, और लोगों को पैसा दे दिया गया है, उनको दूसरी जगह ज़मीनें, दूसरी जगह घर दे दिए गए हैं। तो जितने भी मंदिर वगैरह थे वो भी काफ़ी शिफ्ट किए गए हैं वहाँ से, तो इस कॉरिडोर को निर्माण करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी जानते हैं कि काशी का कल्चर, काशी का हेरिटेज वही था कि काशी की तंग गलियां, छोटी गलियां, पौराणिक गलियां, क्योंकि काशी आज का बना हुआ नहीं है। काशी दुनिया की सबसे पुरानी सिटियों में से एक देखा जाता है। तो कोई काफ़ी लोगों का इस पे वो भी है रिपेलियन के काशी का जो हेरिटेज है वो ख़त्म किया जा रहा है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो इजराइल के पीएम के बारे में आई है, कि जो इजराइल के पीएम है हम लोग जानते हैं बेनेट, वो अभी यूएई की अपनी हिस्टोरिकल विजिट पे जा रहे हैं, क्योंकि इजराइल और यूएई के बीच में अच्छे संबंध नहीं है, हम लोग जानते हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात करें ना, उनके टाइम पे अगर कुछ अच्छे कामों की बात करें तो उनमें से ये एक अच्छा काम है कि इजराइल के यूएई, बहरीन और मोरक्को के साथ में संबंध अच्छे हो गए हैं। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है न्यू कैलेडोनिया को लेके। देखो, न्यू कैलेडोनिया बेसिकली एक टापुई छोटा सा एरिया है जो कि ऑस्ट्रेलिया के पास में है, लेकिन उसको गवर्न करता है फ्रांस। तो एक है नोवमिया एकॉर्ड। अब नोवमिया एकॉर्ड में क्या लिखा हुआ था कि कैलेडोनिया कभी भी अपने यहाँ जनमत संग्रह करवा के, और अगर वो चाहे फ्रांस से अलग होना तो अलग हो सकता है। तो उन लोगों के यहाँ जनमत संग्रह करवाया गया, और न्यू कैलेडोनिया ने साफ मना कर दिया कि हमें फ्रांस से अलग नहीं होना है। अब सोचो फ्रांस कहाँ है और ऑस्ट्रेलिया के पास में ये है, लेकिन उन्होंने वो लोग चाहते हैं कि हम फ्रांस से अलग नहीं हो, फ्रांस का ही गवर्न रहे। तो फिर इसको बोरिस जॉनसन ने भी बाद में प्रेस किया कि अच्छी बात है ये वो। और देखो यार, पता है, देखो डेवलपमेंट एक सबसे बड़ी बात होती है। अगर तुम अपने देश में डेवलपमेंट और ये सब चीज़ करोगे ना, तुम्हारे देश के भाग कभी भी तुमसे अलग होने को चाहेंगे ही नहीं। हम लोग देखते हैं कि नॉर्दर्न आइलैंड्स जो है वो कभी भी यूके से अलग नहीं होना चाहता, इसी वजह से। और दैट्स ऑल, बस एक न्यूज़ थी। और अगर बात की जाए कि न्यू कैलेडोनिया पे फ्रांस कब आया था, तो 1853 में फ्रांस ने इस पे आधिपत्य किया था। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वही है अबू धाबी को लेके, कि अबू धाबी में अभी अबू धाबी जीपी चल रही थी, F1 रेस बेसिकली। F1 रेस के अलग अलग राउंड होते हैं, ये जीपी वो जीपी वो जीपी, तो अबू धाबी जीपी चल रही थी। तो जो लास्ट लैप बचा हुआ था उसमें F1 रेसिंग का, जिसमें जो मर्सिडीज के प्लेयर हैं हम लोग जानते हैं लुइस हैमिल्टन, ऑलमोस्ट सारी जीपी वही जीतते हैं, उनको पीछे छोड़ते हुए अचानक से लास्ट लैप में जो वर्स्टेपन है वो आगे निकल गए, और लास्ट लैप जो है वो अबू धाबी जीपी का उन्होंने जीत लिया। वो मात्र अभी 24 साल के हैं, और रेडबुल के प्लेयर हैं, वो रेडबुल की तरफ से खेलते हैं। और ये बहुत ही शॉकिंग बात हो गई, तो इसको लेके इनको भी काफ़ी लोगों ने प्रेस किया है कि बहुत अच्छी बात है। इवन तो लुइस हैमिल्टन ने भी उनको मुबारकबाद दी कि उनको हराने के लिए। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वही है इंडियन एक्सप्रेस में, आज के इंडियन एक्सप्रेस में कि देखो इस बार की जो हम लोग रिपब्लिक डे परेड होने वाली है, जो 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, उनके जो लीडर्स हैं उनको हम लोग बुलाने जा रहे हैं। अब पता है, पहले याद करो हम लोगों ने बात की थी बिम्स्टेक बुलाने जा रहे हैं, फिर वो कैंसिल हो गया था। अभी ये 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज की बात कर रही हैं। इनको भी लेके अभी तक कोई ऐसे फॉर्मल लेटर जारी नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि इनको बुलाने जा रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है। और 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज की हम लोग बात करें तो हम जानते हैं कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वही है अभी जो वो होता है ना बैलेंस शीट और इन सब चीज़ों को लेके एक डाटा निकल के आया है बेसिकली बैंकिंग का। देखो होता क्या है, जब भी तुम लोग 90 दिन तक किसी भी लोन की किस्त वगैरह नहीं चुकाते हो तो बैंक उन्हें एनपीए में डाल देती है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में, और फिर बैंक उसको वापस लेने की कोशिश करती है। और जब वो वापस नहीं आ पाता है, जब 3 क्वार्टर तक बैंक उन्हें वापस नहीं ले पाती हैं, तकरीबन 9 महीने तक, तो फिर बैंक उनको राइट ऑफ कर देती हैं, बेसिकली अपनी जो बैलेंस शीट है उससे भी हटा देती हैं, जिससे कम से कम उनकी जो मंथली बैलेंस शीट है और जो बैंक की कंडीशन है वो सही दिखती रहे, इसलिए। लेकिन फिर वो बैंक को वो पैसा पूरी तरीके से डूबा हुआ ही मान लिया जाता है, फिर वो उसको एनपीए भी नहीं माना जाता।
तो अभी एक डाटा निकल के आया है कि 2021 में तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए को राइट ऑफ किया गया है बैंकों के द्वारा, कि मतलब वो डूब गया लोन देने के बाद, कभी वापस नहीं आया। और पिछले 7 साल में 10 लाख करोड़ रुपए है जो राइट ऑफ किया गया है बैंकों के द्वारा। अब ये कितनी बड़ी बात है, इससे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले 7 साल में 10 लाख करोड़ रुपए है जो देश का डूबा है, क्योंकि जो भी बैंकें हैं वो सरकारी बैंकें ही हैं जिनका ये पैसा डूबा है, और वो कहीं ना कहीं देश के लोगों की संपत्ति थी। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है हमारे 6 लद्दाख से आई है, कि देखो जो 6th शेड्यूल है हम लोग जानते हैं, उसमें असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम ये सब आते हैं। उनकी जो ऑटोनोमस काउंसिल्स बनी हुई हैं वो जनजातियों के लिए अपने खुद के लॉस बना लेती हैं। लेकिन लद्दाख के पास भी ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है, लेकिन वो अपनी जमीन, अपने कल्चर, अपनी जनजातियों के लिए लॉस नहीं बता पाती। तो लद्दाख से अभी ये मांग की जा रही है कि लद्दाख को भी 6th शेड्यूल में डाल दिया जाए कॉन्स्टिट्यूशन के, जिससे वो अपने कल्चर, अपनी जमीन और अपने ट्राइबल एरियाज के लिए खुद से लॉस को बना सके, डेवलप कर सके। तो दैट्स ऑल, बस एक छोटी न्यूज थी। एक नेक्स्ट न्यूज है वह ये रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर ऑफ संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को लेके, RATS-SCO बेसिकली। तो RATS-SCO जो है वो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक बॉडी है, SCO की। तो इसके हेड अभी हाल में इंडिया को बना दिया गया है। और RATS-SCO की अगर हम लोग बात करें तो इसके 8 मेंबर्स हैं, और 2001 में इसकी स्थापना हुई थी, तब इसके 4 मेंबर थे, बढ़ के 8 हो गए थे बाद में। और इसकी ताशकंद है जहां पे इसका हेडक्वार्टर है, और सेक्रेटरीट की बात करें तो वो बीजिंग में है। और एक नेक्स्ट न्यूज आई है कुछ डाटा को लेके, कि इसरो को लेके कुछ डाटा है जो अभी लॉन्च किया गया है। हमारे मिनिस्टर ने बताया बेसिकली ये बात लोकसभा में, कि गगनयान जो मिशन है वो 2023 में लॉन्च किया जाएगा इंडिया के द्वारा, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि 5 से 7 दिन के लिए 3 लोगों को GSLV MK3 के द्वारा भेजा जाएगा। ये 10,000 करोड़ का मिशन है, और 7 दिनों के लिए वो लोअर अर्थ ऑर्बिट में रहेंगे। और जो इंडिया का खुद का एक स्पेस सेंटर बनाने की बात है, वो मिशन 2030 में भेजा जाएगा। और मतलब यही 2 चीजें बस निकल के आई हैं। और अगर हम लोग इसरो के और मिशंस की बात करें ना, तो शुक्रयान है जो 2023 में भेजा जाने वाला है वीनस पे, हम लोग जानते हैं। एक L1 आदित्य मिशन है जो सन पे भेजा जाने वाला है, और एक चंद्रयान 3 भी है जो इसी साल भेजना था। अब देखते हैं, अभी तक उसकी डेट नहीं आई है, क्या होता है। एक नेक्स्ट न्यूज है वही है मीना गुप्ता को लेके, जो कि कोलकाता इंस्टीट्यूट में हम देखते हैं मैथमेटिशियन है। उनको हाल ही में अभी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो रामानुजन प्राइज है, उनकी मैथमेटिक्स में उपलब्धियों को देखते हुए रामानुजन प्राइज दिया जा रहा है उनको। रामानुजन हम जानते हैं हमारे इंडिया के बहुत बड़े मैथमेटिशियन रहे थे, और ए मैन हु न्यू इन्फिनिटी करके एक मूवी है जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है बेसिकली। और 22 दिसंबर 1887 को ये पैदा हुए थे। इसी वजह से हम लोग 22 दिसंबर को मैथमेटिक डे भी मनाते हैं, और ये डे मनाना शुरू किसने किया था? मनमोहन सिंह सरकार ने। तो दैट्स ऑल। अगर न्यूज़ की बात करें तो 2 दिन में न्यूज़ से यही थी। एक एडिटोरियल आया है जो आया है पंचामृत फॉर्मूला को लेके। अब ये फॉर्मूला क्या है कि इंडियन एग्रीकल्चर को हम लोग बढ़ावा कैसे दें अपने देश में, इसके लिए एक पंचामृत फॉर्मूला दिया गया है इसमें। देखो हुआ क्या, किसानों को मार्केट तक लाना है हमें। अब जो बिल वापस हो चुके हैं तो उनकी हम लोग काफ़ी बात कर चुके हैं, उसके आगे अब क्या? तो देखो, किसानों को हमें APMC से फायदा पहुंचाना है, और APMC के साथ साथ में पहला जो इसमें पॉइंट लिखा हुआ है पंचामृत में, कि जिससे किसानों की आय बढ़ाई जा सकती है, एग्रीकल्चर इंडिया में और सस्टेनेबल और एक अच्छा रोजगार के रूप में पैदा किया जा सकता है, वो लिखा है कमोडिटी मार्केट्स बनाना। कमोडिटी मार्केट्स बेसिकली वायदा बाजार हैं, जिनमें जिससे क्या होगा ना, किसानों को सप्लाई चेन से जोड़ा जाए, जहां लोगों को सच में जरूरत है उनके माल की, एक वायदा बाजार बनाया जाए, कमोडिटी मार्केट बनाया जाए, जिसमें वो लोग आए, व्यापारी आए और वो सीधे सामान खरीदे, बिचौलियों को खत्म किया जाए, और सरकार उसमें रिस्क मैनेजमेंट का काम भी करे, जिससे कि किसान अपने सामान को सीधे बिना डर के बेच पाए। एक दूसरी चीज लिखी है इसमें कि जो छोटे, देखो होता क्या ना, छोटे जो किसान होते हैं उन्हें हमें साथ मिला के लाना होगा, क्योंकि छोटे किसान ऐसे वायदा बाजार या कमोडिटी मार्केट या कहीं पे भी व्यापारी से भी नहीं लड़ सकते ब्रो। तो छोटे किसानों को साथ में लाना होगा, और एक कम्पिटिटिवनेस बढ़ानी होगी। हमें सहकारिता ग्रुप की जरूरत है, हमें FPOs की जरूरत है। FPOs बेसिकली जो फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, उनकी जरूरत है। देखो US और रशिया में, या आप USSR वगैरह में देखते हैं, उसमें क्या होता है, वहां पे खेतों को जोड़ने की बात होती है, कि खेतों को जोड़ो, एक खेत बनाओ, उसका एक मैन किसान बना दो, फिर वो जाके बाहर बेचेगा।
यहाँ पे हमें सारे किसानों को साथ मिलाना है और फिर किसानों को जोड़ के एक ग्रुप और एक कम्युनिटी बनानी है, ये किया जा सकता है। तीसरा लिखा हुआ है कि इन्वायरमेंट जो सस्टेनेबल खेती है उस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। कीटनाशक कैसे यूज कर रहे हैं उन पर ध्यान देने की जरूरत है, फर्टिलाइजर्स को अच्छा करने की जरूरत है, उसी प्रकार से एक अच्छे वाटर मैनेजमेंट की जरूरत है, क्योंकि भूजल पानी भी खत्म लगातार होता चला जा रहा है, हम लोग देखते हैं खेती की वजह से कई बार। एक चौथा तरीका लिखा हुआ है कि खेती का जो आउटपुट है उसे हमें सही करना होगा। होता क्या ना, आजकल खेती में इतने लोग लगे हुए हैं कि उससे उतना आउटपुट नहीं निकल पा रहा, उतना फायदा नहीं होता, और परिवार की जो जीवन यापन करने के लिए भी जो उसको जरूरत है उतनी भी वो लोग उतना भी फायदा खेत से नहीं निकाल पाते। तो जो नॉन फार्मिंग एम्प्लॉयमेंट है, हमें सर्विस सेक्टर्स हो गए, हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हो गया, उनमें जो नॉन फार्मिंग एम्प्लॉयमेंट है उनको जनरेट करना होगा। और जो फिफ्थ लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है साइंस एंड टेक के बारे में, कि हमें खेती में जो एक तरीके से इनोवेशन है उनको लाने की जरूरत है। जैसे ZVNF होता है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग बोलते हैं जिसको हम लोग, एकीकृत कृषि प्रणाली होती है जिनको हम लोग इंटीग्रेटेड फार्मिंग सर्विसेज बोलते हैं, IFS बोलते हैं। और दूसरा मल्टी क्रॉप्स की बात हो गई, सस्टेनेबल क्रॉप पैटर्न डेवलप करने की बात हो गई, इंडिया को अलग अलग इको एंड बायोडाइवर्सिटी जोन्स में बांटने की बात हो गई, और उनके हिसाब से सस्टेनेबल खेती करने की बात हो गई। इन सबको भी हमें करने की जरूरत है। तो ओवरऑल अगर इन सबको हम लोग अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर पाए ना, तो यही पूरा पंचामृत फॉर्मूला बताया गया है इस पूरे एडिटोरियल में। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट एडिटोरियल आया है, वो आया है समिट ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में। देखो ज़्यादा हम लोग समिट ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में बात भी नहीं कर पाए, और आज ये एडिटोरियल भी आया है, इसलिए मैं बात कर ले रहा। ये देखो हुआ क्या, अभी डेमोक्रेसी समिट हुई USA में। हम लोग देखते हैं जो बाइडन जब मतलब में चुनाव भाग भी लेने वाले थे, तभी उन्होंने कह दिया था कि हम एक डेमोक्रेसी समिट करवाएंगे। अच्छी बात है, करवाया। अभी ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा विवादास्पद बन गई है। अब ये किस वजह से हुआ है? देखो, पहली बात तो चुनाव की वजह से, कि डेमोक्रेसी समिट में जहाँ पे पाकिस्तान को इन लोगों ने बुलाया, पाकिस्तान जैसे देशों को चुना गया है, नेपाल जैसे देशों को बुलाया गया है, जहाँ पे हम देखते हैं अभी डेमोक्रेसी के लिए डेमोक्रेसी इंडेक्स आया था, उसमें यहाँ पे ऑलमोस्ट इनको ऑथोरिटेरियन में डाल दिया गया था। तो जब पाकिस्तान और नेपाल जैसे देशों को बुलाया है, वहीं बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान, जिनमें डेमोक्रेसी अच्छी खासी है, उन देशों को बुलाया नहीं इस समिट में। रशिया, चाइना जैसे देशों को छोड़ दिया। चाइना ने तो कल अपना श्वेत पत्र भी जारी कर दिया इसी को लेके कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हम ही है। तो चलो वो बात अलग है जो भी है, लेकिन उनको भी नहीं बुलाया हम। इसको लेके विवाद बना हुआ है इंटरनेशनली। दूसरा हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे USA ने 3 मेन मुद्दों पे बात की। पहला, ह्यूमन राइट्स पे, कि लोगों के राइट्स की रक्षा करनी चाहिए, ये वो। दूसरा, फ्री मीडिया पे, कि मीडिया को फ्री होना चाहिए। और तीसरा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन पे, कि जितने भी इलेक्शन हो वो फ्री तरीके से हो, फेयर तरीके से हो। इन 3 चीजों को अगर हम लोग बना के रखेंगे तो हम देशों में डेमोक्रेसी बना के रखते हैं। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है, ये देखो कि अमेरिका, अगर हम लोग जैसे ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग फ्री मीडिया की बात कर लें बेसिकली, तो फ्री मीडिया हम देखते हैं कि जो वाई की जो लिगेजर है, हम लोग देखते हैं फाउंडर हैं, जो जूलियन फाउंडर है उसके, बेसिकली जो वाई की लेजिस्लेचर जो है वहां पे है, कहाँ पे, अमेरिका में। वो लोग उसके प्रति रवैया अभी तक खुद नहीं बदल पाए हैं। ऐसे न्यूज चैनल्स को USA में भी सप्रेस किया जाता रहा है। अगर हम लोग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात करते हैं तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है टेक्नोलॉजी। और US की, अमेरिका की जो टेक बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन पे खुद दुनिया में हिंसा और संप्रदायवाद को फैलाने के आरोप लगते रहे हैं। ऐसी रिपोर्टें तो USA से खुद निकल के आई हैं। ट्विटर आदि हम लोग देखते हैं कि लोगों के डाटा को बेच देता है, ठीक है। तो अमेरिकन फर्म खुद गलत यूज करती रहती है इन चीजों का। वही है ना कि तुम्हारे जो इंटेंशंस है, कि तुम कह रहे हो फ्री मीडिया होना चाहिए और फ्री इलेक्शन होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, तुम्हारे जो इंटेंशंस हैं और उसके बाद में तुम्हारे जो एक्शंस हैं, दोनों में बहुत ज्यादा असमानताएं दिखाई दे रही हैं। अगर हम बात करें कि दुनिया में सबसे बड़ी बात यह है ना, दुनिया में लोकतंत्र पे बात तो हुई इसमें समिट में, चलो अच्छी बात है, लेकिन दुनिया में लोकतंत्र मजबूत कैसे बनाए रखना है इस पे बात ही नहीं हुई। क्योंकि अभी डेमोक्रेटिक जो इंडेक्स आया था, हम देखते हैं कि धीरे धीरे अधिनियमवादी, मतलब बेसिकली जो ऑथोरिटेरियनिज्म है, उसकी तरफ पूरी दुनिया और ज्यादा चल रही है। कोविड-19 ने भी इसमें बहुत बड़ा रोल निभाया है। जगह जगह पे डेमोक्रेसी कमजोर पड़ी है, इवन तो इंडिया में भी डेमोक्रेसी कमजोर पड़ी है। तो इन सब चीजों पे बात ही नहीं हुई कि ये जो डेमोक्रेसी गिर रही है इसको कैसे अच्छा किया जाए।
देखो, और हाँ, जो हाइपर नेशनलिज्म आजकल कई जगह उभर रहा है, जो कि एक हद तक डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचाता है, उसको लेके इसमें बात नहीं हुई है। इसको लेके भी काफी ये विवाद में बना हुआ है डेमोक्रेसी समिट। लेकिन ओवरऑल में अगर बोलूँ ना, तो एक अच्छी बात, चलो ये एडिटोरियल में नहीं है, ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ कि एक अच्छी बात है कि कम से कम देशों ने एक पैलेस्टीन पे जाके कुछ कमिटमेंट्स किए हैं, और उन कमिटमेंट्स पे वो देशों ने कहा है वो लोग रिपोर्ट भी सौंपेंगे। हर 3-6 महीने में लोगों की समिट भी होगी, जहां पे बैठ के कौन से देश ने डेमोक्रेसी के लिए कितना काम किया है इस पर चर्चा भी होगी। आज तक तो इस पर चर्चा ही नहीं होती थी, कम से कम इस पर चर्चा होगी, एक बहुत अच्छी बात है। अब देखो, और कुछ कोविड के प्रोटोकॉल से जिसको लेके डाटा भी आया था, देखो जैसे क्या है ना, जब से कोविड आया है ट्रस्ट डेफिसिएट बहुत ज्यादा बढ़ गया है जनता के बीच में और सरकार के बीच में। हम देखते हैं ना, जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट्स होते हैं ना अलग अलग देशों में, कई सरकारों ने उन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट्स को अपनी मनमानी के रूप में यूज किया और अपनी सरकार को और ज्यादा ताकतवर बनाने में और अपने पर्सनल फायदों के लिए इस्तेमाल किया, क्योंकि लोग तो बाहर निकल ही नहीं रहे थे। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा के कुछ भी करो। फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई, जब लोगों की एक से दूसरी जगह जाना तक प्रोहिबिटेड हो गया था, तो वहां पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो भूल ही जाओ। और क्योंकि काफी देशों में नहीं हो पाए, गरीब देशों में हम लोग रिसोर्सों की या साधन की बात करते हैं। मान लो एक ऐसा उम्मीदवार है जिसके पास में रिसोर्सेज, साधन, पैसा ज्यादा है, वो लोगों तक पहुंचने में उसकी एक्सेसिबिलिटी और ज्यादा रही कोरोना काल में, लेकिन एक जिसके पास में साधन उतने ज्यादा नहीं थे, उसकी एक्सेसिबिलिटी और ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो गई, जिस वजह से लोग एक अमीर उम्मीदवार को चुनने ज्यादा चले गए कंपेयर टू एक गरीब उम्मीदवार जिसके पास में पैसा नहीं था कि वो डिजिटल माध्यम से या किसी भी माध्यम से प्रचार अच्छे से कर पाए। वहीं हम बात करते हैं ना डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में हम देखते हैं लगातार रोजगार गिरा है कोरोना काल में, और रोजगार जिस हिसाब से कोरोना काल में गिरे हैं, डेमोक्रेसी ज्यादातर उसके जो चुनाव है वो फ्रीबीज की तरफ चले गए। फ्रीबीज की तरफ ये योजनाएं हैं, मतलब देखो जो योजनाएं, जो वैक्सीन, मान लो वैक्सीन है, वैक्सीन लगाना सरकार का कर्तव्य था। अगर तुम वैक्सीन नहीं लगा रहे हो तो तुम्हारी जैसी सरकार चाहिए भी नहीं है, सीधी सी बात। वो वैक्सीन लगाना कर्तव्य था, लेकिन उस चीज को वो अपने चुनावी प्रोपेगेंडा में भी यूज करें कि देखो हम लोगों ने इतने लोगों को वैक्सीन लगा दी। ये चीज करना, चुनाव जीतने के लिए फ्रीबीज का इस्तेमाल होने लगा। हम लोग देखते हैं कोविड-19 काल में कि हम लोगों को, अब एक काम करो, जैसे बंगाल में अभी चुनाव हुआ था कि उसमें कह दिया गया कि 6 महीने तक और फ्री राशन बांटा जाएगा अगर हम चुनाव जीतते हैं। तो ऐसी चीजें यूज करना कि महामारी का अवसर के रूप में फायदा उठाना और लोगों को उनके डेमोक्रेटिक राइट्स जो उनको वैसे भी मिलने चाहिए, उनको तुम ऐसे प्रदर्शित करो केवल अपने फायदे के लिए। और एट दी एंड हम लोग जानते हैं कि ज्यादातर चीजें डिजिटल हो गई हैं, और डिजिटल चीजों का, डाटा का गलत यूज भी किया जा सकता है, जो कि लोकतंत्र पे एक बहुत गलत इंपैक्ट पहुंचाता है। क्योंकि आजकल बहुत से लोग ऐसे हैं जो कोरोना काल के बाद में पूरी तरीके से अपने कामों को डिजिटल ही ले गए हैंगे। तो जब वो चीजें डिजिटल पहुंचती हैं तो उनमें तुम उसको एल्गोरिदम या अलग अलग तरीके से उसके डाटा को चुरा कर या कैसे भी करके उसके लोकतंत्र में बने हुए अधिकारों का हनन भी कर सकते हो। तो दैट्स ऑल। अगर आज की बात करें तो 13 दिसंबर में यही करंट था जो हमें किसी भी एग्जाम में जानने के लिए जरूरी था, 13 और 12 दिसंबर दोनों का। दैट्स ऑल।